हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हाफ लाइफ पीरियड, रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन अ chemical kinetics and name of this new topic is collision theory. Collision theory. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इस कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड्स करते हैं, उनके बीच में कॉलिजन होते हैं, उनके बीच में टक्कर होती हैं और टकराने के बाद में, कॉलिजन होने के बाद में वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी, रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड टुगेदर टू गिव अ प्रोडक्ट। इसे समझने के लिए एक रिएक्शंस, जनरल रिएक्शंस पर कंसीडर करते हैं। जैसे हमने माना ए और बी कोई दो रिएक्टेंट्स हैं जो कि आपस में रिएक्शंस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोडक्ट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तब और केवल तभी बनेंगे जब ए और बी के बीच में कॉलिजन होगा, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्या सर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग केवल रिएक्टिंग स्पेसिस में कॉलिजन ही होने जरूरी है? तो हाँ, कॉलिजन ही जरूरी है, लेकिन सारे कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होते। हमें ये देखना होगा कि कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पेसिस मस्ट बी इफेक्टिव। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है? तो इफेक्टिव कॉलिजन वह कॉलिजन होता है जो कि कॉलिजन होने के बाद प्रोडक्ट का बनना तय होता है, प्रोडक्ट बनेंगे ही बनेंगे। यानी ऐसा कहा जा सकता है, ईच कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पेसिस इज नॉट responsible for the formation of product. Each collision do not give the products. Some important collision, particular collision between the reacting species give the products. They form product. अब ये जो यहाँ पर कहा गया रिएक्टिंग स्पेसिस के बीच में जो कॉलिजन हो रहे हैं वो भाई इफेक्टिव होने चाहिए। तो आपको ऐसा लगता होगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कॉलिजन? तो इफेक्टिव कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पेसिस आर दोज for which the minimum energy is required, which is able to form, which is able to the formation of products. So such type of collision is called effective collision. लेकिन इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए ये जो रिएक्टिंग स्पेसीज हैं उनमें कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। सो दैट एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द इफेक्टिव कॉलिजन from which product is formed, product is made up, that is called threshold energy of the reacting species. तो यहाँ पर यह हो गए threshold energy क्या है? तो threshold energy is the those minimum energy of the reacting species which is responsible for the formation of products, right? शायद आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा कि वो threshold energy क्या होती है। अब जब थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई रिएक्टिंग स्पेसिस के बीच में, तो वो क्या होंगे? कॉलिजन हो गए। और ये कॉलिजन क्या है? इफेक्टिव हो, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले जब इफेक्टिव कॉलिजन होते हैं तो वहाँ पर एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एंड द एनर्जी नाउ, पहले तो मिनिमम एनर्जी चाहिए थी इफेक्टिव कॉलिजन के लिए, वो एनर्जी रिएक्टिंग स्पेसिस में यदि है, ठीक है, तो अब जो एनर्जी जरूरत पड़ेगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट डू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। पहले यहाँ समझिए, ठीक से समझिए। पहले ये जो रिएक्टिंग स्पेसीज है इनके बीच में कॉलिजन होता है, तो सारे कॉलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए ये कॉलिजन इनके बीच में जो होना है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होने के लिए
मिनिमम एनर्जी इसमें होने चाहिए तभी वो इफेक्टिव होंगे। जब ये इफेक्टिव होंगे यानी इफेक्टिव कॉलिजन हो गए, तब क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब इफेक्टिव कॉलिजन इसमें हो रही है यानी मिनिमम एनर्जी इसमें हो। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अब और भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो जो एनर्जी जरूरत हो गई दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to make a to make a activated complex। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वही उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। जैसे इसे हम लोग ग्राफिकली इस तरह दिखा सकते हैं। इसमें एक एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी को मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, हमने मान लिया यहाँ रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये यहाँ से ये यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से यहाँ की जो एनर्जी जरूरत है एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होंगे, या इस पॉइंट पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ से बीच में एनर्जी रिलीज होगी यानी एनर्जी इवॉल्व्ड। जब एनर्जी इवॉल्व्ड होगी मीन्स दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, राइट, और इसके लिए डेल एच की वैल्यू निगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक है तो इस तरह से। तो आप देखो यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी है, अब वो सबसे पहले ये जो यहाँ पर ये होगी इसको मैं आगे और ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ ऐसा। तो रिएक्टेंट की एनर्जी और ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ एनर्जी रिलीज हो गई इसलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और यहाँ पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब आप यहाँ देखिए ये जो हमारे पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, यहाँ से यहाँ देखिए सबसे पहले ये रिएक्टेंट थे, इसमें एनर्जी आई तो यहाँ से चलकर यहाँ आए, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ एनर्जी आ गई, ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी मिल गया। अब यहाँ से जो एनर्जी ऊपर आ गई ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से यहाँ की जो एनर्जी डिफरेंस है टोटल क्या कहला गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है हमारे थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पॉजेसिव बाय द रिएक्टेंट्स। पहले से जो रिएक्टेंट में एनर्जी था वो प्लस एक्टिवेशन एनर्जी दोनों मिला करके यहाँ हो गए आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर थ्रेशोल्ड एनर्जी दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी
एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी प्रेजेंट इन अ रिएक्टेंट्स। पहले से जो उसमें एनर्जी प्रेजेंट था वो, तो ये हो गया टोटल एक्टिवेशन, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पॉसेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी एट फर्स्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट collision between the reacting species must be required but according to this theory each collision for the formation of product collision should be effective means collision must be at least must have a minimum energy which is required to form the formation of product that minimum energy which is required for the reacting species for the collision which is able to form the products that is called threshold energy. So and the energy required to the formation of activated complex that is called activation energy. तो नाउ हम लोगों ने देखा कि इस रिएक्टेंट के पास कुछ न कुछ एनर्जी है, यहाँ से ये चलकर यहाँ आए, ठीक है। अब यहाँ से कुछ एनर्जी देखे आ रहे, तो यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ से यहाँ तक आने, यहाँ से यहाँ तक आए, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ पहले से एनर्जी थी, एनर्जी प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स पॉसेसेस इन रिएक्टेंट्स स्पीसीज। अब यहाँ से और भी एनर्जी एक्वायर की, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दैट्स व्हाई थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स plus activation energy. So I have written here threshold energy would be equal to activation energy present in a reactants. So this was the collision theory for a chemical reactions. You must remember this relation. Threshold energy is the sum of the activation energy. I mean to say the energy, minimum energy required to activate to the formation of activated complex as well as minimum energy possessed by the reacting species. Next topic is effect of temperature on a rate of reaction. Next topic is effect of temperature on rate of reaction, and rate constant. So generally it has been observed that if the temperature is raised by 10 degrees centigrade, generally the rate of reactions becomes just double. Approximately it becomes just double. It means हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी रिएक्शंस की रेट जस्ट अप्रॉक्स डबल कब होती है, जब उस रिएक्शंस जिस टेम्परेचर पे हो रहे हैं उससे उस टेम्परेचर पे आप क्या करते हैं, उसकी जस्ट डबल कर देते हैं। टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से आप इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी रिएक्शंस की जो रेट होती है वो जस्ट डबल हो जाती है। लेकिन किसी भी रिएक्शंस की जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शंस, उस रिएक्शंस की रेट को टेम्परेचर कोफिशिएंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ temperature coefficient. So what do you mean by temperature coefficient? So therefore temperature coefficient that is equal to temperature at T degree C plus 10 degree C divided by temperature
at T degree C. This means T degree C plus 298 divided by 298. This one is the temperature coefficient. So the temperature coefficient in the rate of reactions is the effect of temperature is expressed in terms of temperature coefficient, and that is equal to rate constant at temperature T. This one is the rate constant at temperature T plus 10 degree C, and rate constant, this one is also rate constant at temperature T, and that is equal to T degree C plus 298 divided by 298. So this one is the effect of temperature on a rate of reactions or rate constant. Generally, for the maximum reactions, the values of temperature coefficient is in between right, 2 less than 3, in between 2 and 3. This one is the numerical value 2 and 3. So now it becomes just double with increasing the temperature from 10 degree C. This can be explained on the basis of graph like this. Fraction of the molecules, fraction of the molecule and kinetic energy. और इसे जब आप ग्राफ दिखाएंगे इस तरह से लगाएंगे, कि जब आप टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड आपने मेंटेन रखा, इसकी ग्राफ क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, और दिस वन इज द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। और जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएं तो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज, राइट, बट द मॉलिक्यूल्स बिकम्स जस्ट डबल। ग्राफ यहाँ से हो गया, ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ इतने थे और पहले यहाँ आ गए, तो ऐसा देखा गया कि जो ग्राफ टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बना, तो ये जो एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ है वो क्या हो गया, पहले से जस्ट डबल हो जाते हैं, अप्रॉक्स डबल हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि जब टेम्परेचर को आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करते हैं तो क्या होते हैं, तो उसकी जो रेट होती है वो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जस्ट डबल हो गई ना, उनके मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, जस्ट डबल मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इसकी ऐसा कहा जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो एटलीस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो वह अप्रॉक्स जस्ट डबल हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस, and the effect of temperature is expressed in terms of temperature coefficient.
Now effect of temperature on the rate कांस्टेंट, इसके बारे में आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने भी एक्सप्लेन किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस द रेट ऑफ द इक्वेशन, आर्हेनियस ने एक इसको एक्सप्रेस किया रेट कांस्टेंट और ये जो है उनके टेम्परेचर के बारे में। तो आर्हेनियस ने क्या किया कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शंस को दिखाने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया, दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। सो अब लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, according to Arrhenius, K rate constant equal to A e to the power minus EA by RT, equation 1, where K equal to rate constant, A pre-exponential factor, and this one is also called Arrhenius factor. A is called pre-exponential factor or Arrhenius factor, and it is called frequency factor also, frequency factor, frequency factor. EA is activation energy, EA equal to activation energy, and EA upon RT gives fraction of the molecule having energy equal or greater than the activation energy. Fraction of the molecule having same or greater than the activation energy, or this equation is given by Arrhenius equation. Must remember the relation between the rate constant and the temperature is given by Arrhenius, and that equation is called Arrhenius equation. In Arrhenius equation, A is pre-exponential factor, Arrhenius factors, or this one is called frequency factor. EA is activation energy, and E upon RT is the fraction of the molecule having possesses energy same or greater than the activation energy. अब हमने माना यहाँ पर कि दो टेम्परेचर है हमारे पास T1 और T2। तो हमने मान लिया, पहले अब इसको इक्वेशंस 1 को यहाँ से हम लोग लॉग ले लेते हैं। नाउ टेकिंग लॉगरिथम, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 taking logarithms, natural log ln k equal to ln a plus ln e to the power minus a upon rt, right? Sorry, e a upon rt। ये हो गया हमारे पास से इक्वेशन आ गया, और आप जानते हैं log e to the power x, तो इधर आ जाएंगे। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज log k equal to ln a और माइनस ई ए अपॉन आर टी। लेट ये जो इक्वेशन हम लोगों ने आर्हेनियस का इक्वेशन है वो
एट टेम्परेचर टी। अब हमने मान लिया कि यहाँ हम लोगों ने ये लेकर रखा है कि से जो एट टेम्परेचर टी जो रेट कांस्टेंट है वो है के। अब हमने मान लिया रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 and T2. Rate constants are respectively K1 and K2. ऐसा हम लोगों ने मान लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन इसको तो मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन तो ln K1 इक्वल टू यहाँ से ln A माइनस EA अपॉन R इंटू 1/T1 एंड ln K2 इक्वल टू ln A माइनस EA बाई R 1/T2। क्या हो गए, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू इतने आ गए। अब क्या करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ 2 थे, इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए। तो यहाँ से देयरफॉर नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस 3 देयरफॉर ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया और ये हो गया ये अपॉन आर इंटू 1/T1 माइनस ये अपॉन आर 1/T2। यहाँ से आप इसको कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन है, ई ए एंड आर बोथ आर कॉमन। लॉग एम माइनस एन लॉग एम बाई एन इक्वल टू ई ए बाई आर वुड बी कॉमन 1/T1 माइनस 1/T2। ऐसा हो गया। अब इसे आप कॉमन लॉग में कन्वर्ट कीजिए। दिस वन इज 2.303 लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। राइट, नेक्स्ट 2.303 यहाँ लाइए और लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R 1/T1 minus 1/T2. So this one is the relation between rate constant at two different temperature and activation energy. So must given this one is the relation between the rate constant and the temperature of the chemical reactions. Here E is the activation energy, R is the gas constant. You well know about the value of gas constant, R 0.0821 liter atm per Kelvin per mole, and in joule 8.0132 जूल पर मोल। और इसकी जो वैल्यू होती है कैलोरी में 1.9 और इसको 2 के लगभग में होती है। तो आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि आरएनएस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पढ़ा कि वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू आरएनएस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होते हैं, फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, इन सभी के बारे में आप लोगों ने सीखा। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने का है। केवल इस चैप्टर में एक टॉपिक और बाकी है, एक है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन। और आफ्टर दैट दिस चैप्टर्स, आपके जो चैप्टर्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर्स फिनिश होंगे। सो टुडेज थैंक्स टू ऑल, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल।